प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 11 मरकर भी जो अमर हैं। सन 1921 असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था। काशी वाराणसी की सड़क पर एक जनसमूह चला जा रहा था। समूह में 15 वर्षीय एक निर्भीक बालक बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था। अचानक घुड़सवार पुलिस उन पर डंडे बरसाने लगी। बहुत से लोग बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए व्यक्तियों में वह निर्भीक बालक भी था। उसे न्यायालय में उपस्थित किया गया। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने सीना फुलाकर उत्तर दिया, आज़ाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया, पिता का नाम? उत्तर मिला, स्वाधीन। न्यायाधीश कुछ चौंके, फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उसी स्वर में कहा, जेल खाना। न्यायाधीश ने उसे 15 बेंत मारने का दंड दिया। बेंत मतलब डंडे, मारने का दंड दिया। प्रत्येक बेंत की मार के साथ पीठ की चमड़ी उधड़ने लगी। पर बेंत पड़ते ही बालक भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इस घटना के बाद लोग उसे चंद्रशेखर आज़ाद पुकारने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही साहसी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी। वे पढ़ने के लिए काशी वाराणसी आ गए और संस्कृत विद्यालय में विद्या अध्ययन करने लगे। अन्याय को देखकर आज़ाद का खून खौल उठता था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे सारे देश में हो रहे अंग्रेज़ों के अत्याचार को कैसे सहन करते। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया। आज़ाद शारीरिक बल और सूझबूझ के धनी तो थे ही, वह बहुत फुर्तीले भी थे। क्रांतिकारियों के दल में उनका गुप्त नाम क्विक सिल्वर अर्थात पारा था। इन्हीं गुणों के कारण वे कभी अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए। काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सबको फांसी दे दी गई। पर चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस छू भी नहीं पाई। वे झांसी में वेश बदल कर रहने लगे। उन्होंने अपना नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी रख लिया। इस समय उनके प्रमुख साथी मास्टर रुद्र नारायण, भगवान दास, माहौर, सदाशिवराव
मलकापुर तथा विश्वनाथ वैशंपायन थे। जब झांसी में गुप्तचरों को आज़ाद की भनक मिली तो वह ओरछा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पास सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने फिर से अपना संगठन खड़ा किया। झांसी में बिताए अज्ञातवास की अवधि में आज़ाद को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर इससे उनके मस्त स्वभाव और जीवटता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न ही अपनी ईमानदारी पर आँच आने दी। ऐसा ही एक प्रसंग है। चंद्रशेखर आज़ाद झांसी में एक छोटे से खोखे में रहते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं। कई दिन केवल एक बार चना चबेना खाकर रहना पड़ता। एक बार उनके पास केवल एक आना था। वे एक आने के भुने चने ले आए और खाने लगे। खाते खाते आखिरी मुट्ठी भरी तो उन्हें कुछ गोल गोल चपटा सा लगा। मुट्ठी खोली तो देखा चनों में एक इकन्नी थी। पहले तो सोचा चलो कल के खाने की व्यवस्था हो गई। फिर उनका मन अपने इस विचार पर गिलानी से भर उठा, अरे यह तो उस चने वाले की मेहनत की कमाई है, इस पर मेरा क्या अधिकार। चने खाकर उन्होंने पानी पिया और चने वाले को उसकी इकन्नी लौटा आए। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए एक इकन्नी रखना भी आज़ाद को स्वीकार न था, भले ही भूखा क्यों न रहना पड़े। आज़ाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी। वे उसे बलख बुखारा कहते थे। इस पिस्तौल को बड़ा ही संभाल कर रखते थे, क्योंकि पुलिस का सामना करने के लिए और कोई उपाय न था। वे कहते थे जब तक मेरा बलख बुखारा मेरे पास है, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते। मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूँगा। उनका यह संकल्प टूटा भी नहीं। 27 फरवरी 1931 का दिन था। आज़ाद और सुखदेव इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। विशंबर नाथ सिंह नामक एक पुलिस अधिकारी ने उनको पहचान लिया। उसने गुप्तचर पुलिस अधीक्षक नाट बाबर को इसकी सूचना दी। नाट बाबर ने दलबल के साथ आज़ाद को घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। एक गोली आज़ाद के पाँव में आ लगी। उधर नाट बाबर उधर उनकी गोली ने विशंबरनाथ का जबड़ा तोड़ दिया। दूसरी गोली नाट बाबर की कलाई पर लगी। अपने आप को घिरता देखकर आज़ाद ने सुखदेव को वहाँ से जाने की आज्ञा दी और स्वयं अंग्रेज़ों का सामना करने लगे। धीरे धीरे उनकी गोलियां समाप्त होने लगीं। आज़ाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर दाग दी। आज़ाद का निस्पंदन शरीर भूमि पर पड़ा था, मानो भारत माँ का लाड़ला सपूत माँ की गोद में सो गया हो। आज इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। आज़ाद के बलिदान स्थल पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति उस हुतात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने को धन्य समझता है।
राजा भाऊ महाकाल 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हुआ। दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, पर स्वतंत्रता अभी अधूरी थी। भारत भूमि के कुछ भूभागों पर अभी भी विदेशियों का आधिपत्य था। फ्रांस का शासन पांडिचेरी पर और पुर्तगाल का शासन गोवा, दमन पर स्थापित था। स्वतंत्र भारत की सरकार ने दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्न किए। फ्रांस ने पांडिचेरी पर अपना शासन समाप्त कर इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया, पर पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। परिणामतः 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में सभी वर्ग, जाति, धर्म और विचारधारा के लोगों ने तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्य प्रदेश के भी अनेक नवयुवकों ने इसमें भाग लिया। इन युवकों में एक युवक था राजा भाऊ महाकाल। गोवा मुक्ति आंदोलन समिति ने निश्चय किया कि 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाए और गोवा को आज़ाद कराया जाए। इस हेतु सभी सत्याग्रही पहले पूना के केसरी भवन में एकत्रित हुए। वहां से 4-4 की टोली में गोवा में प्रवेश करने और तिरंगा ध्वज फहराने की योजना बनी। योजनानुसार 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुँचे। बेलगांव से 4-4 की टोलियों में सत्याग्रहियों ने गोवा की सीमा में प्रवेश किया। सत्याग्रही आगे बढ़ते जा रहे थे और गोवा की पुलिस उन पर निर्दयतापूर्वक गोलियां चला रही थी। राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी। उस पर भी गोलियां दागी जा रही थीं। एक एक करके सभी सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तभी तेजी से आगे बढ़कर तिरंगे झंडे को राजा भाऊ महाकाल ने संभाला और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए आगे बढ़े। सामने से पुर्तगाल की पुलिस द्वारा लगातार गोलियां चलाई जा रही थीं। एक गोली राजा भाऊ महाकाल के सिर पर लगी। गोली लगने से उनकी आंख पर घाव हो गया। फिर भी वे वीरतापूर्वक आगे बढ़ते गए। अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। आंदोलन में एक ही दिन में 100 सत्याग्रही गोलियां खाते हुए शहीद हुए और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए शहीद हुए, जिसमें ब्यावरा केसरी, गंगा विष्णु, श्याम, भरथरे का नाम भी उल्लेखनीय है। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम बलवंत भट्ट महाकाल तथा माँ का नाम अन्नपूर्णा देवी था। राजा भाऊ महाकाल का परिवार मूलतः महाराष्ट्र का तेलंग ब्राह्मण परिवार था। महादजी
सिंधिया के समय जो विद्वान ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए उनमें यह परिवार भी था। इस परिवार को महाकाल की पूजा का कार्य दिया गया। तब से राजा भाऊ महाकाल का परिवार भगवान महाकाल की पूजा करता आ रहा है तथा इस परिवार के नाम के साथ महाकाल भी जुड़ गया। राजा भाऊ महाकाल की शिक्षा उज्जैन में ही हुई। बचपन में उन्हें व्यायाम करने क्षिप्रा नदी में नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। 1952 के कश्मीर आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। 1955 में 2 बार किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। जब देश में गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने का आह्वान हुआ तो राजा भाऊ महाकाल ने उस आंदोलन में भाग लिया। 10 अगस्त 1955 के दिन इंदौर के सुभाष चौक में भाषण देते हुए राजा भाऊ महाकाल ने कहा, भारत की अखंडता और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन का स्वप्न है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम गोवा की ओर जा रहे हैं। वहाँ यदि हमें मृत्यु से भी आलिंगन करना पड़े तो हम हंसते हंसते करेंगे। राजा भाऊ महाकाल ने ऐसा ही किया। उन्हें सिर में गोली लगी तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं। वे साहसी और वीर पुरुष ही होते हैं जो अपने आप को मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए बंदूक की गोली को कंकड़ लगने के रूप में लेते हैं। यह भी संयोग है कि राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और देश के लिए उनका बलिदान 15 अगस्त को हुआ। ये दोनों ही दिन राष्ट्रीय दिवस हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने के बाद अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले थे। उनकी माता का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई? उत्तर, काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? उत्तर, अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ दिन झांसी में रहे। अंग्रेज़ों को इसकी भनक लग जाने के कारण झांसी छोड़कर ओरछा जिला टीकमगढ़ के पास सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहे। कई दिनों तक उन्होंने चना चबेना खाकर दिन गुजारे। इस तरह उन्होंने अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई? उनके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, चंद्रशेखर आज़ाद ने चने वाले को इकन्नी इसलिए लौटा दी क्योंकि वह ईमानदारी से पैसा कमाना चाहते थे।
इसलिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात है, पर स्वयं के लिए एक कन्नी रखना भी उनके लिए स्वीकार नहीं था। उनके इस गुण से हमें ईमानदारी की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ था? 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों बैठे थे। तभी अंग्रेजों ने आकर उनको घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने सुखदेव को वहाँ से जाने के लिए कहा और स्वयं ने कई घंटों तक अंग्रेज़ों का सामना किया और अंत में जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बची तो उन्होंने स्वयं ही कनपट्टी पर मार ली और सदा के लिए धरती माँ की गोद में सो गए। अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे? उत्तर, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, क्षिप्रा नदी की धारा के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है? लिखिए। उत्तर, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का अभूतपूर्व योगदान रहा। गोवा को मुक्त कराने के लिए गोवा मुक्ति आंदोलन समिति का गठन किया गया। इसमें राजा भाऊ महाकाल की टोली भी तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी। उन पर भी पुर्तगालियों द्वारा गोलियां दागी जा रही थीं। तब राजा भाऊ महाकाल ने आगे बढ़कर तिरंगे को संभाला और भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए आगे बढ़ते गए, किंतु एक गोली उनके सिर पर लगी और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राजा भाऊ महाकाल की टोली जब तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी, उस पर पुर्तगाली पुलिस द्वारा गोलियां दागी जा रही थीं। यह देखकर राजा भाऊ महाकाल ने तेजी से आगे बढ़कर तिरंगे झंडे को संभाला और भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ते गए, किंतु एक गोली आकर उनके सिर पर लगी और वह शहीद हो गए। बच्चों, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। दूसरा है, नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर सुगठित और शक्तिशाली था। अगला है, अन्याय देखकर आज़ाद का खून खौलने लगता था। अगला है, क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम क्विकसिल्वर था। अगला है, आज़ाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर दाग दी। और आखिरी खालिस्तान है, 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुँचे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिकता वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। उत्तर, सबसे पहले अनुस्वार वाले, गांधी, डंडा, पंत, गंध, 15, अंचल, हंस। अब अनुनासिकता वाले शब्द, सांस, कहाँ, तांगा, हंस, आंचल।
ये अनुनासिकता वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाना है। तो हमें जो बी दिया है, बी उपसर्ग लगाकर दो शब्द और बनाना है। पहला इसमें बना है, दिया है विख्यात, दूसरा बी लगा के बनाएंगे विज्ञान, तीसरा बी लगा के बनाएंगे विजय। उसी के नीचे है अब पर, जो पर उपसर्ग है उस उपसर्ग को जोड़ेंगे और दो शब्द बनाएंगे। एक इसमें दिया है पराधीन, अगला बनाएंगे पराजय और पराग। इसके बाद आ उपसर्ग जोड़कर दो शब्द बनाएंगे। पहला इसमें दिया है आगमन, अगला बनाएंगे आदर और आमरण। इसके बाद अगला है प्रा उपसर्ग जोड़कर दो शब्द बनाना है। एक इसमें दिया है प्रगति, अगला बनाएंगे प्रख्यात और अगला बनाएंगे प्रकट। इसके बाद अगला प्रश्न है, ता प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। इसमें पहला दिया जैसे परिणाम, इसमें ता जोड़ा परिणामतः। इसी तरह अंततः, सामान्यतः, फलतः, मूलतः। इस तरह से हम ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते जाएंगे। अगला प्रश्न है, इन शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। पहला है प्राणोत्सर्ग, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे। प्राण धन उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग। दूसरा है सत्याग्रह, सत्याग्रह की संधि विच्छेद करेंगे, सत्य धन आग्रह। अगला शब्द है हुतात्मा, हुत धन आत्मा, हुतात्मा। अगला शब्द है महाकालेश्वर, महाकाल धन ईश्वर, महाकालेश्वर। इस तरह से हम संधि विच्छेद करते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ ये समाप्त होता है, पूरा होता है। धन्यवाद।